friends, let's continue with the new session that we will be studying today, and that is nothing but surface tension. So we have already started with the topic of fluid mechanics, or as in your book they have said, mechanical properties of fluids. Okay, we will be talking about surface tension now. So surface tension में usually surface tension क्यों होता है, उसके लिए एक best theory दिया गया है, and that best theory is molecular theory of surface tension. But before we begin molecular theory of surface tension, you should know there are different kind of intermolecular forces. Intermolecule क्यों बोला? Because everything is made up of molecules, and these molecules have different kind of forces. You must have heard about them through chemistry. One of them is cohesive force and other is adhesive force. Cohesive force is the force of attraction between the molecules of same substance. This is the keyword over here. What I am saying, molecule of same substance. तो अगर same substance की बात करे जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, cohesive force. But if we are talking about molecules of different substance and the attraction between them, we call about adhesive force. The example of cohesive force is air or water, right? What about adhesive force? Any other examples, like कोई भी दो अलग अलग substance ले लो, उनके बीच में attraction बता दो, चीज़ें easy हो जाएंगी. Okay, you must have heard about फेविकॉल, है ना? तो ये फेविकॉल क्या होता है? फेविकॉल को हम लोग कैसे बोलते हैं? फेविकॉल इज नोन एज स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव? सो उसका काम है कि इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट मटेरियल्स. व्हाई? क्योंकि देखो यूजुअल कैसे होता है कि समझो तुम लोगों ने एक कुछ ऐसा सरफेस है, का पेपर है, इसके ऊपर फेविकॉल का लेयर लगाया और उसके ऊपर एक और सरफेस चिपकाया. तो होता क्या है कि फेविकॉल के मॉलिक्यूल और ये पेपर और फेविकॉल के मॉलिक्यूल और दूसरा पेपर, इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, एडहेसिव फोर्स, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और दैट्स व्हाई दे गेट स्टिक टुगेदर. ओके, वन मोर नोट यू शुड रिमेंबर दैट मर्क्यूरी बीइंग द मेटल इन द लिक्विड फॉर्म, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है? बेसिकली मेटल है जो तुम लोगों ने पिघलाया है या फिर वो नेचुरल स्टेट में लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बराबर कि नहीं? एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कोहेसिव फोर्स इन द लिक्विड, और होना भी चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है. किधर ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में. दैट्स वाई सॉलिड्स डू हैव डेफिनेट शेप. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर सब्सटेंसेस लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस, व्हाट हैपन इन केस ऑफ गैसेस? In case of gases there is no that strong cohesive force, and since the cohesive force is weak, तो gases को ऐसा definite shape नहीं होता. Have you heard about this particular thing, liquid? तो liquid के अगर तुम लोगों ने ऐसे droplets ऐसे थोड़े नज़दीक भी लाए ना, तो क्या होता है पता है? वो एक दूसरे के बहुत close आते हैं and then एक little bit बड़ा drop बनाते हैं, है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो दो सेपरेट ड्रॉपलेट थे, इनके बीच के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स होता है. सो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, and as they try to attract each other they will come closer. Now moving to the next definition, that is range of molecular forces. अभी range of molecular force को कैसे define करते हैं? The maximum distance from a molecule up to which the molecular force is effective. तो क्यों ना हम लोग visualize करते हैं कि ये एक molecule है और दूसरा एक molecule है, तो इन दोनों के molecule के बीच में एक distance है, इस distance तक ही तुम्हारा मॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव रहेगा. इसका मतलब समझो ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, एंड मॉलिक्यूल बी इस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर चला गया या फिर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से बाहर चला गया, देन मॉलिक्यूल ए विल नो लॉन्गर अट्रैक्ट मॉलिक्यूल बी, क्योंकि मॉलिक्यूल बी दूर है. ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं. जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग बोलते हैं ना, वो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए एक्टिव होते हैं. सो कैन यू से देयर इज अ डेफिनेट डिस्टेंस फॉर विच द फोर्सेस आर एक्टिव, एंड दिस डेफिनेट डिस्टेंस इज नोन एज, यस करेक्ट, इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर रेंज. ओके, क्या बोलते हैं डिस्टेंस को? मॉलिक्यूलर रेंज. सो लेट्स से दिस इज अवर मॉलिक्यूलर रेंज. इट इज यूजुअली डिनोटेड एज आर. ओके, intermolecular forces are effective up to a distance of order of few nanometer, that is 10⁻⁹ मीटर जितना ये छोटा डिस्टेंस होता है इन सॉलिड एंड लिक्विड, और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस. ये चीज़ याद रखनी अपने को. क्या बोलते हैं इनको? शॉर्ट रेंज फोर्सेस. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगर समझो हमने मॉलिक्यूल ए ही कंसिडर किया एंड मॉलिक्यूल का जो रेंज है ना, उस रेंज को लिया एंड इस रेंज को रेडियस कंसिडर करके कुछ इस तरह से डायग्राम क्रिएट किया या फिर इस तरह से कोई चीज़ क्रिएट की. इजंट इट सर्कल? इट इज सर्कल इन 2D, बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ 3D स्ट्रक्चर?
इट विल बिकम स्पीयर। तो अगर मैंने मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लिया और स्पीयर क्रिएट किया तो जो तुम्हें चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर से सुनो, क्या बोला? मैंने मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लिया और स्पीयर क्रिएट किया तो जो तुम्हें चीज़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। विद इन दिस स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो भी मॉलिक्यूल आएंगे वो मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करेंगे या फिर मॉलिक्यूल ए उनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये उसका लेवल हो गया, ये उसका मतलब क्या बोलता है, एरिया हो गया, उसका जोन हो गया। विद इन दिस पर्टिकुलर जोन दीज फोर्सेस आर एक्टिव। बट जैसे ही कोई मॉलिक्यूल ए के जोन के बाहर चला जाता है देन मॉलिक्यूल ए नो लॉन्गर कैन अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। बराबर? जैसे कि यहाँ पे देखो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली विद इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी बताना है तुम लोगों को। तो ये देखो, यहाँ पे सेंटर में मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर रेंज है, और ये जो बन रहा है ना गोल, दिस इज नथिंग बट स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर मैंने क्या कंसिडर किया है? मैंने एक बीकर कंसिडर किया, एक वेसल कंसिडर किया जहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किए, नेमली मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी एंड मॉलिक्यूल सी। ध्यान से याद रखो क्या बोल रहा हूँ मैं। मॉलिक्यूल ए मतलब ये बड़ा वाला ये मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल ए सेंटर में, तो उसके बाजू में जो गोल बना है वो क्या है? वो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो मॉलिक्यूल ए सेंटर में है और उसके बाजू में स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ओके, नाउ नोटिस वन थिंग, देयर इज दिस लेयर नोन एज XY जहाँ पे तुम्हारा एयर एंड वाटर कॉन्टैक्ट में आता है। इन आवर प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सरफेस या फिर फ्री सरफेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सरफेस से बेटर वर्ड है फ्री सरफेस। व्हाट डू वी कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज? फ्री सरफेस, जहाँ पे क्या क्या कॉन्टैक्ट में आता है? एयर एंड वाटर। समझ रहे हो? मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग। अभी मैंने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किए हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, सी मॉलिक्यूल इज ऑन द सरफेस, ऑन द फ्री सरफेस। ओके, मॉलिक्यूल बी इज लिटिल बिट बिलो द फ्री सरफेस एंड मॉलिक्यूल ए इज वेरी मच बिलो द फ्री सरफेस, मतलब पूरा का पूरा पानी में है, मतलब मॉलिक्यूल ए पूरा का पूरा पानी के अंदर है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। इफ आई टेक मॉलिक्यूलर रेंज एज डिस्टेंस, मतलब समझो ये इतना डिस्टेंस मैंने लिया, मॉलिक्यूलर रेंज याद है ना, तो मैंने उतना डिस्टेंस लिया एंड देन आई ड्रॉ पैरेलल लाइन दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब ऊपर वाले जो XY है इसको मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया x डैश y डैश, कितने डिस्टेंस पे? मॉलिक्यूलर रेंज जितने डिस्टेंस पे। तो ये जो मुझे लेयर क्रिएट हो रहा है ना, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज x डैश टू y डैश, ये डिस्टेंस नहीं, बेसिकली ये जो फिल्म बन रहा है ना, इस फिल्म को बोलते हैं सरफेस फिल्म। क्या बोला मैंने इसको? सरफेस फिल्म। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ए मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के नीचे है, बी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में है, और सी मॉलिक्यूल कहाँ पे है? सी मॉलिक्यूल है फ्री सरफेस पे। अभी जो मैं थियरी बोलने वाला हूँ वो तुम लोग को अपने वर्ड्स में लिखना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, बट थियरी ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मॉलिक्यूल ए होता है सबसे नीचे, दैट इज बॉटम में। अगर तुम लोग कंसिडर करोगे कि इसके आजू बाजू में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, हाँ है, तो दीज मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट ए इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना। मॉलिक्यूल ए को ये देखो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल बी? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, मॉलिक्यूल बी का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हवा में, एंड हवा में उतने मॉलिक्यूल नहीं होते जितने वाटर में है। ये फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, वाटर का कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द एयर एंड वाटर, है ना। ये एक और रीजन हो गया, ड्यू टू विच क्या होता है कि जो तुम लोग फोर्स देखोगे वो ज्यादा से ज्यादा डाउनवर्ड्स होंगे, और जो ऊपर की तरफ जाने वाला फोर्स है वो लेस होगा, वो कम होगा। और इसके वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल बी डाउनवर्ड फोर्स फील करेगा, उसको लगेगा कि मुझे नीचे जाना है। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल सी? सो मॉलिक्यूल सी एकदम सरफेस पे है, तो उसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऊपर है, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नीचे है। बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? तो एयर में मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंस अवेलेबल, लेस डेंसली अवेलेबल, दैट मीन्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर खींचने वाले फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं? डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं ना। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट हैपेंस इज दैट मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी नीचे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? नीचे। तो अभी विजुअलाइज करो कि ऊपर पहले सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, सरफेस मतलब फ्री सरफेस पे मस्त पे कि ये सी मॉलिक्यूल था, देन इधर किधर तो बी मॉलिक्यूल था, बट ड्यू टू दिस डाउनवर्ड पुल ये मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं।
होगा क्या इससे कि सेकेंड केस में इफ यू रियलाइज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट एट द सरफेस विल बी लेस। तो पहले जो काम सब मॉलिक्यूल मिलके करते थे, अभी वो काम सिर्फ 4 या 5 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऐसे ही बोला है मैंने, लेस मॉलिक्यूल्स को करना पड़ता है। सो ड्यू टू विच दीज मॉलिक्यूल फील एडिशनल फोर्सेस बिटवीन देम, मतलब एक दूसरे के बीच में वो बॉन्डिंग स्ट्रांग कर देते हैं, उनके बीच में टेंशन डेवलप हो जाता है, और इस टेंशन को मैं बोलता हूं या फिर हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस टेंशन। फिर से डिफाइन कर रहा हूं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपने खुद के वर्ड में लिखना है। पहले बात तो मॉलिक्यूल्स का पोजीशन बताओ। मॉलिक्यूल ए है वेरी बिलो द सरफेस फिल्म, मॉलिक्यूल बी इज एट द सरफेस फिल्म, molecule C at the free surface. So what happens in case of molecule A? It gets equally attracted from all the side. That's why it never moves. It remains at that particular location. क्यों move करेगा अगर उस पे imbalance force नहीं है तो? Molecule B on the other hand is at the surface film, and due to which what happens? Some section of its sphere of influence is above, है ना? And in the air molecules are less spaced, more spaced and density कम होती है उनकी। तो as the molecules are more spaced, so the upward force will be less and the downward force will be more. So molecule B will feel downward pull. In case of molecule C on the other hand, it is like partially उसका sphere of influence up में, partially downward है, तो ऊपर तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स होता है अट्रैक्शन का, तो ज्यादा से ज्यादा डाउनवर्ड होगा। तो मॉलिक्यूल सी विल ट्राई टू गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ट्राई टू गो क्यों? वो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट इफेक्टिव फोर्स है, सो इट विल गो डाउन। नाउ व्हाट विल हैपन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट वर इनिशियली प्रेजेंट एट द टॉप विल बी नाउ लेस, एंड ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, उनके बीच में टेंशन डेवलप हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सरफेस टेंशन। ओके, so this is your homework. In your own words you have to write surface tension on the basis of molecular theory. Moving to the next point. So surface tension कैसे डिफाइन करते हैं पता है? चलो मैंने कंसिडर किया ये बीकर है, ये पानी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, वेसल है जिसमें ये पानी दिख रहा है तुम लोगों को, और उसका टॉप पे सरफेस है ना, वहाँ पे ऐसा विजुअलाइज करो कि मैंने ये इमेजिनरी लाइन मारी है। ये दिस पी क्यू इज नथिंग बट इमेजिनरी लाइन। ऐसी कोई लाइन तुम लोग को वाटर सरफेस पे नहीं मिलेगी, ये जानबूझ के मारी गई है ताकि तुम लोग को चीज़ें समझे। तो ये पी क्यू इमेजिनरी लाइन है। अभी इस पी क्यू के ऊपर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करो। कैन यू सी दीज मॉलिक्यूल्स इन ब्लू? If you can't see, I'm going to zoom in. Can you now see the molecules? Now these molecules will feel forces from all direction, like usually perpendicular direction वाले forces ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाजू वाला molecule उसको खींच रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, याद है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे कम हो गए, तो क्या होगा कि बाजू वाले मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं, ड्यू टू विच फोर्स विल बी डेवलप विच इज टेंजेंशियल। फोर्स डेवलप विच इज टेंजेंशियल। तो अगर मैं टॉप व्यू से इसको देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, तो ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है, तुम लोग को कुछ ऐसे मिलेगा, बराबर कि नहीं? सो दैट्स वाई सरफेस टेंशन का डेफिनेशन देखो क्या होता है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये हुआ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो पी क्यू मैंने इमेजिनरी लेंथ लिया तो उसको वो बोल दिया। अभी देखो अगर मैं लिखना चाहूंगा इस डेफिनेशन को, सो सरफेस टेंशन विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन फिर से देखते हैं। सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द बोथ साइड दिखा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस। इमेजिनरी लाइन पी क्यू ड्रॉ किया, कहाँ पे ड्रॉ किया? फ्री सरफेस पे ड्रॉ किया। So T is equal to F by L. What is the unit of force? Newton. What is unit of length? Meter. So if I want to write dimension, how can I write dimension? So Newton का dimension बोलो क्या होता है? It is L1 M1 T minus 2 and this is meter. So L1. So dimension of surface tension will be simply L0 M1 T minus 2. L1 L1 cancel हो जाएगा. Next thing is surface tension ऑफ सम लिक्विड्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये टेबल उन्होंने बुक में अवेलेबल करके दिया है, एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू उन्होंने वैल्यू निकाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब क्या है? तुम लोग को यहाँ पे हिंट मिल गई कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी चेंजेस इन सरफेस टेंशन, बराबर। सो सरफेस टेंशन डू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द कोहेसिव फोर्स। द मेजर रीजन व्हाई वी हैव सरफेस टेंशन इज द कोहेसिव फोर्स।
कोहेसिव फोर्स में चेंजेस हुए, सरफेस टेंशन में चेंजेस होने ही है। मोर कोहेसिव फोर्स रिजल्ट्स इन मोर सरफेस टेंशन। तो अभी क्या बोला था याद करो, सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर याद करो उसका जिसका कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। और मैंने नोट क्या दिखा था कि मर्क्यूरी हैज द मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स, सो दैट्स व्हाई इफ यू ऑब्जर्व मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है, दिखा 0.4355, वाटर 0.0727, then soap solution 0.025, then glycerin 0.0632. Do you notice one thing? Soap solution reduces the surface tension of the water and we are going to use this particular logic. अभी हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में इतना सारी चीज़ें पढ़े, बट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली सरफेस टेंशन इज, राइट? मतलब कोई एग्जांपल्स है क्या सरफेस टेंशन के, या फिर सरफेस टेंशन होता क्या है? तो यू कैन ट्राई दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट टेक अ बीकर या फिर पानी का कोई भी कंटेनर ले लो, आपके घर में बर्तन है तो बर्तन ले लो, नो इश्यू। और उसमें क्या करना है, आपको पानी लेना है एंड पानी में नीडल है ना, नीडल पहले केस में ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है मतलब सिंपल ऊपर रखो, नीडल अपने आप नीचे जाएगा। वाई? बिकॉज उसका डेंसिटी ज़्यादा, इट इज़ हैवी, सो इट विल डेफिनेटली ड्रॉप। बट इन नेक्स्ट केस व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट कीप अ पेपर, ओके, पेपर रखना है आपको, पेपर के ऊपर नीडल आराम से रखना है। दिस इज योर नीडल आई एम टॉकिंग अबाउट। देन लेट द पेपर गेट वेट। वेट होने के बाद उसको धीरे से बाहर निकालो। व्हाट हैपन्स इज दैट आपको नीडल जो पहले केस में ड्रॉप हो रहा था अभी फ्लोटिंग मिलता है। नाउ आई वांट यू टू डू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट पोक इट बिट। तो हम लोग को नीडल को क्या करना है, पोक करना है। तो जैसे ही हम लोग पोक करेंगे तो होगा क्या कि नीडल सरफेस टेंशन ब्रेक करेगा और अंदर जाएगा। तो नीडल इनिशियली फ्लोट क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस टेंशन या फिर एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन क्रिएट हुआ था। याद रखना, इन सरफेस टेंशन या फिर ड्यू टू सरफेस टेंशन स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ड्यू टू सरफेस टेंशन स्ट्रेच्ड elastic membrane is produced. Stretched elastic membrane is produced. ये एक एग्जाम्पल हुआ सरफेस टेंशन का। एक और एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग सा सरफेस टेंशन का। तुम लोग को पता है धुआं वाला आता है, मतलब इट्स लाइक उसका काम है स्मोक डालना हर जगह। बीएमसी की तरफ से आते हैं वो वर्कर्स, और वो क्यों आते हैं, क्योंकि मस्कीटो का जो ब्रीडिंग है वो रोक सकें या फिर मस्कीटो कम हो इसीलिए आते हैं। और उसका रीज़न क्या है ना, बेसिकली कि क्या होता है, मस्कीटो ले एग्स ऑन द स्टिल वाटर। तो समझो ये ऐसा पानी है, स्टिल वाटर है, इसके ऊपर मस्कीटो अपने एग्स देते हैं, जो एग्स फ्लोट होते रहते हैं एंड देन वी गेट न्यू मस्कीटोज विच विल बाइट यू एंड विल नॉट लेट यू स्लिप। सो टू अवॉइड दिस क्या होता है, वो यूजुअली ना पानी में हम लोग केमिकल डालते हैं या फिर जो स्मोक होता है ना वो स्मोक पानी में डिजॉल्व जैसे ही होता है। तो व्हाट हैपन्स, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर स्मोक द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। एज सुन एज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, जो भी चीज़ पहले फ्लोट हो रही थी वो अभी पानी के अंदर जाएगी। तो जो एग्स मॉस्किटोज के पहले फ्लोट हो रहे थे वो अभी पानी के अंदर जा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस, तो बेसिकली वो एग डूब के मार रहे हो तुम लोग, है कि नहीं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन इज दैट समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉश क्लोथ्स, बराबर ना, कपड़े धोना कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है पता है, कि समझो लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि कपड़े ऐसे दिखते हैं कुछ, वो सलमान खान आता है ना एडवर्टाइजमेंट करने, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस, या एंड इवन इफ यू लुक एट योर फैब्रिक्स इट इज़ woven like that, मतलब एक दूसरे के ऊपर obviously with the help of machine. So what happens whenever the dirt particle is introduced, dirt particle gets stuck like this somewhere along here या फिर अंदर की तरफ, imagine it in 3D. Now what happens whenever you wash it with the normal water simply इसके ऊपर जमा हो जाता है, मतलब फैब्रिक के ऊपर और फैब्रिक के नीचे, but it won't go inside that section, it won't go inside the fabric, समझा क्यों, क्योंकि वाटर सरफेस लेयर क्रिएट कर जाता है, वाटर सरफेस टेंशन क्रिएट करता है ऊपर भी और नीचे भी। नाउ टू अवॉइड दिस व्हाट वी डू, वी ऐड डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट की वजह से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है एंड देन
वो पानी अभी आराम से, ये जो छोटे छोटे कॉलम्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से ऐसे आर पार जाता है, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी दिस पर्टिकुलर डर्ट पार्टिकल्स एंड देन टेक अवे दैट डर्ट पार्टिकल। तो लॉजिक समझो, तुम्हारे कपड़े धोने का काम एक्चुअली कौन करता है? पानी ही कर रहा है। तो डिटर्जेंट ने क्या किया? डिटर्जेंट ने सिर्फ सरफेस टेंशन रिड्यूस किया सो दैट पानी के काम को हेल्प मिल जाए। समझ गए? सो दे ये तो और एक एग्जाम्पल है। आई विल आस्क यू वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तुम लोगों ने देखा होगा या फिर कैंप पे जो भी गए उनका एक्सपीरियंस होगा, जब हम लोग टेंट यूज़ करते हैं तो टेंट के ऊपर बारिश में पानी जमा हो जाता है। इट इज़ वेरी मच एडवाइस कि आप अंदर से उस पानी को पोक ना करें। मतलब लोगों को आदत होती है, अरे अच्छा दिख रहा है यार पानी, ऐसे पोक। जैसे ही कोई पोक करता है तो ये सारा का सारा पानी सडनली अंदर आ जाता है। ये पानी होल्ड क्यों हुआ था पता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे था सरफेस टेंशन, बराबर, टेंट के सरफेस पे। और तुम लोगों ने क्या कर दिया? वो जो लेयर बना रहा है पानी नीचे से, उसको ब्रेक कर दिया, तो सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया। वन मोर एग्जाम्पल इज अम्ब्रेला एंड रेनकोट। ये भी ऐसा लेयर क्रिएट कराने में हेल्प करते हैं सरफेस टेंशन का या फिर वाटर का, कि पानी अंदर नहीं आ पाता। समझो ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला के ऊपर एक कोटिंग हो जाता है, अपने आप पानी खुद का लेयर क्रिएट कर जाता है, जिसके वजह से पानी अंदर नहीं आता एंड वी रिमेन प्रोटेक्टेड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक। ओके, तो ये था सरफेस टेंशन का डेफिनेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर। अभी ये बताता हूँ तुम लोग को क्या होता है। तुम लोगों ने यहाँ पे एक बीकर कंसिडर किया, ये बीकर में क्यों ना हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करते। समझो एक मॉलिक्यूल नीचे है, मॉलिक्यूल ए बोला मैंने उसको, है ना। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये मॉलिक्यूल नीचे है, तो एक्चुअली वाटर के लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट इफ़ यू कंसिडर अ मॉलिक्यूल लाइक मॉलिक्यूल सी दैट इज ऑन द सरफेस, यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? बिकॉज द हायर इट इज, the higher height it will have, that is h, and higher h indicates higher potential energy। तो उसका potential energy क्या हो रहा है? potential energy ज़्यादा हो रहा है and we don't want higher potential energy। in fact कोई भी ऐसा सिस्टम नेचर में नहीं है जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से हैप्पी रहता है। एवरीथिंग इन द सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। सो होता क्या है, इवन इफ तुम बोल रहे हो कि सर ये मॉलिक्यूल ना नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट नहीं जा रहा है, तो भी जो सरफेस है या फिर जो भी तेरा वाटर है वो उसको नीचे खींचेगा ही। लॉजिक क्या है कि द सिस्टम विल ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एनर्जी पॉसिबल या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल। समझ रहे हो? बट फॉर टाइम बीइंग लेट्स से कि मॉलिक्यूल सी हैज सम हायर पोटेंशियल एनर्जी दैन दैट ऑफ मॉलिक्यूल ए। दिख रहा है? तो ये जो हायर पोटेंशियल एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल सी के पास है, उसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सरफेस एनर्जी। और यहाँ पे क्या एक नोट तुम लोगों ने नोटिस की, द सिस्टम विल, एनी सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। minimize its potential energy. Now let's continue with the relation between surface energy and surface tension. So what I am going to do over here is I am going to develop a formula of surface tension and surface energy. अच्छा, तो अभी सरफेस एनर्जी तुम लोग को पता चला है कि इट डील्स इन पोटेंशियल एनर्जी, बट ज़रूरी नहीं कि वो हाइट के टर्म्स में ही हो। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया तो भी उसमें सरफेस एनर्जी डेवलप होता ही है। ओके, because you can then take reference as this and this particular, sorry, okay, let's say इसको रेफरेंस लिया एंड ये हाइट कंसिडर करो, तो है ना कुछ तो वेरिएशन है ना। सरफेस एनर्जी क्यों आता है? सरफेस एनर्जी आता है ताकि हम लोग बेसिकली वर्क करें सिस्टम के ऊपर। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे, तो और बेटर चीज़ें समझेंगे। तुम लोग को पता है हमारे पास ये होता था, मेले में जाते थे हम लोग, और मेले में हमारे पास वो बलून, सोप सॉल्यूशन के बलून्स जो होते हैं, ओके, वो बलून नहीं बोलते हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? बबल्स। तो सोप बबल जो फुलाने का वो इक्विपमेंट होता है, वैसा ही कुछ इक्विपमेंट है। बेसिकली ये तार का स्ट्रक्चर है जिसमें ये कुछ ऐसा P, Q, R
एस जैसा स्ट्रक्चर है, ओके, वेर क्यू आर इज स्लाइडेबल, बाकी पी क्यू आर तो ये। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये स्ट्रक्चर को यहाँ से और यहाँ से उठाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन द सोप सोल्यूशन। जैसे मैं इसको सोप सोल्यूशन में पुट करूँगा ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, मुझे क्या मिलेगा, एक सोप फिल्म मिलेगा। सो दे हैव शोन दिस सोप फिल्म यूजिंग दिस ब्लू लाइन। अभी होता क्या है कि जैसे ही फिल्म क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही लेयर क्रिएट हो जाएगा, सो इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड वाटर। वाटर किसका, सोप फिल्म का। एयर क्या है, ऊपर है। एयर सिर्फ ऊपर ही नहीं है, नीचे भी है, याद रखना, ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काम में आएगी बाद में। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज दैट कि सिंस देयर इज एयर एंड वाटर इन कॉन्टैक्ट, देयर विल बी सरफेस टेंशन। एंड सरफेस टेंशन का काम क्या है, सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करता है, इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। ये एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन, ये जो क्यू आर है ना, वो क्यू आर वो अंदर की तरफ जाएगा। क्या होगा, क्यू आर अंदर की तरफ मूव होगा। सो लेट्स से कि ड्यू टू सरफेस टेंशन अ फोर्स इज प्रोड्यूस। Let me write this derivation for you guys. It's not that tough. Due to surface tension, a force is produced which will pull QR towards PS। तो ये जो क्यू आर है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज दैट, ध्यान से सुनो। पहली बात तो लेट क्यू डैश आर डैश इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एल, ये कंसिडर कर लो। तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, एल कंसिडर करेंगे। याद रखना, इसको क्या कंसिडर किया हम लोगों ने, एल। एंड ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये पर्टिकुलर, उसको हम बोलेंगे, उन्होंने तो ऑलरेडी शो ही किया है एरो, तो मैं उधर ही लिखता हूँ, इसको हम बोलेंगे dx। अभी देखो ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऑलरेडी एक फोर्स F लगा रहा है, किसके वजह से आया, वो सरफेस टेंशन के वजह से आया है। सरफेस टेंशन के वजह से वो लेफ्ट जा रहा है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F डैश, ओके। तो एक बार F के वजह से वो अंदर जा चुका है, अभी वो रुकेगा वहाँ पे, वो कंटिन्यू जाके चिपकेगा नहीं, वो उधर जाके रुक गया है, ये नए लोकेशन पे ये रुक गया है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अप्लाई एडिशनल फोर्स ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द क्यू आर, ओके। सो लेट्स से लेट अस अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स F डैश, मतलब ये F डैश हम लगा रहे बाहर से, और एफ क्यू आर है सरफेस टेंशन के वजह से है। वो सरफेस बेसिकली क्या कर रहा है, या फिर फिल्म क्या कर रही है, लेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है। लेट अस अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश, ओके, विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ, अपोजिट टू एफ। लेट अस अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश आइसोथर्मली। अभी मैंने आइसोथर्मली बोला है, मतलब देर इज़ नो वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो इसके वजह से क्या होता है, तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि सरफेस टेंशन वेरी होता है। व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला, इजंट इट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डैश, और डिस्प्लेसमेंट कितने से कर रहे हैं हम लोग, देखो dx डिस्टेंस से। तो अगर वो dx डिस्टेंस से पीछे आ रहा है तो हम लोग उसको dx डिस्टेंस में आगे लेके जा रहे हैं। और ये सब करते वक्त एक चीज ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो फिल्म क्रिएट हो गया वो ब्रेक ना हो, इट शुड रिमेन एज इट इज। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट मैंने एफ डैश को क्या बोला था, मैंने एफ डैश को बोला था एफ। सो यू कैन डायरेक्टली राइट dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx। बट हैव यू हर्ड अबाउट सरफेस टेंशन, है ना, यूजिंग सिंपल डेरिवेशन ऑफ सरफेस, सिंपल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, यूजिंग सिंपल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, वी नो that T is equal to F by L. Surface tension is force per unit area. Now here comes the trick you have to remember. If there are two contacts of air, जैसे कि फिल्म में हो रहा है कि ऊपर एयर और नीचे एयर, बराबर ना, विजुअलाइज करो ना, तुम लोग ने देखा है कि कैसे होता है वो बबल वाला
जो भी जाली होता है वो कैसे होता है, उसके ऊपर भी एयर होता है, नीचे भी एयर होता है. सो इट इंडिकेट्स दैट सरफेस टेंशन शुड बी ऑन टू साइड्स. सो दैट्स वाई 2 times. वाई 2? 2 इंडिकेट्स सरफेस, या फिर ऐसे लिखते हैं एयर इज इन कॉन्टैक्ट विद बोथ साइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी मतलब जहाँ पे 2 बार कॉन्टैक्ट में वहाँ पे सिर्फ टी लिखते हैं और आंसर गलत आ जाता है. 2 इंडिकेट्स एयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ बोथ sides. So what I'm going to do from this particular thing, I can write that F is equal to 2T into L. Now what I'm going to do is that I'm going to put this 2T, सिंपल है, 2T कहाँ पे पुट करना है अपने को, 2T पुट करना है 2T into L यहाँ पे पुट करना है dW के फॉर्मूला में. So I get something like this. So dW is equal to F के जगह वो पुट किया 2T into L into dx, हो गया. But can I write this particular thing like this? dW is equal to T into 2 into L into dx, बराबर. Now this particular thing that is twice the length into dx will not give you, देखो what is L into dx? It is simply area of this particular section, या फिर ये जो एरिया बदला है वो लिखा ना, क्योंकि देखो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया इतना था, बाद में एरिया कितना है, बाद में एरिया इतना है. तो ये जो चीज़ है वो क्या दे रहा है तुम लोग को, इट इज़ गिविंग यू चेंज इन एरिया. तो ये जो 2L इंटू dx है, इट इज़ गिविंग यू नथिंग बट चेंज इन एरिया. सो यू कैन राइट दैट dW इज इक्वल टू T इंटू dA, और T इज इक्वल टू dW डिवाइडेड बाई dA. अभी तुम लोगों को यहाँ पे गाइज dW दिख रहा है, बट dW का दूसरा नाम क्या है, सरफेस एनर्जी. सो यू कैन राइट दैट, क्योंकि वर्क एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, जो भी तुम्हारे पास एनर्जी है वो कैसे आया, तुम लोगों ने वर्क किया इसीलिए आया ना. सो दैट्स वाई यू गेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सम्स में यूज होता है. क्या फॉर्मूला है, dW इज इक्वल टू T इंटू डी ए एंड सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू डी ए. अभी ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ. इसका अगर डेफिनेशन मैं लिखने की कोशिश करूँगा, सो हाउ विल आई गेट डेफिनेशन एज, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. सरफेस tension is equal to the surface energy पर यूनिट एरिया. देखो फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला देख के हम लोग गेस कर सकते हैं ना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ. देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. ओके, लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल. तो यहाँ पे देखो क्या बोला है हम लोगों को, यहाँ पे देखो मुझे क्या बोला है, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. सो दे हैव गिवन अस रेडियस एज 10 सेंटीमीटर. लेट मी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू मीटर, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे. सो दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन, मतलब मुझे T का वैल्यू निकालना है सरफेस टेंशन. ओके, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, सॉरी अबाउट इट, मुझे फोर्स निकालना है. सो बेसिकली आई वॉन्ट फोर्स, और क्या दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है. सो T का वैल्यू दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर. सो हाउ विल यू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो देखो तुम्हारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बराबर ना. बट अभी यहाँ पे लेंथ कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग, मतलब तुमको कैसे पता चलेगा. तो बीकर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है. तो समझो ये तुम्हारा बीकर है जिसका रेडियस कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर हुआ है. तो मुझे अबाउट डायामीटर फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला है, on any diametrical line. So that means the length that I want is nothing but diameter. So it will be 2 into 0.1, so that is nothing but 0.2 मीटर, है ना. अभी क्या कर रहा हूँ मैं, चीज़ों को पुट करूँगा एंड आई विल गेट द फाइनल आंसर. सो आई विल गेट T इज इक्वल टू, मुझे F निकालना है. सो लेट अस मॉडिफाई द फॉर्मूला लाइक दिस. सो आई विल गेट F इज इक्वल टू T इंटू L. सो F इज इक्वल टू 0.075 into 0.2. Once you solve it further, you will get 0.015.
since it is a force you can write it in terms of Newton. So it is 1.5 into 10 raised to 2 Newton, सॉरी -2 क्योंकि हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं ना, सो दैट्स वाई -2 न्यूटन.